नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं परमानेंट मैग्नेटिज्म में लेक्चर नंबर 5 की। ठीक है, जिसमें हम लोग एक छोटा सा समरी देखेंगे बच्चों, जो हमने लेक्चर नंबर 4 तक काम किया है उसमें जो इम्पोर्टेंट काम था हमारा उसके बारे में, कि जो एक मैग्नेटिक डायपोल हम लोगों ने लिया था तो उसके द्वारा जो मैग्नेटिक पोटेंशियल और मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर और आर्बिट्रेरी पोजीशन पर क्या उसके फार्मूले थे, एक बार उसको सामने से फिर से देख लेते हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं आपसे। तो ये देखिए, एक मैग्नेटिक डायपोल यहाँ पर लिया हुआ है ना। जो यहाँ पे साउथ पोल हो गया, यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया। ये इसका स्ट्रेंथ -m और नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ +m। और यहाँ से एक्सियल पोजीशन, जैसे कि ये सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, तो इस P पर हम BP और VP की वैल्यू आप देख सकते हैं। VP की वैल्यू जो हो जाती है μ0/4π Pm/r², है ना। Pm जहाँ क्या होगा, Pm इज द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, जिसकी वैल्यू होती है m×12। जो 12 का डायरेक्शन है वही Pm का डायरेक्शन है, मतलब कौन सा डायरेक्शन, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। ये हो गया Pm का डायरेक्शन या 12 का डायरेक्शन। और Vp की वैल्यू, ये जो μ0/4π Pm/r², ये बात मानते हुए कि ये जो r की वैल्यू है दैट इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल l, या फिर जो कह सकते हैं कि यहाँ सेंटर से इस पोल की दूरी है स्मॉल l, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2l। तो r उनसे बहुत ज़्यादा है, इस तब जाकर के ये सब कंडीशंस आते हैं और इसी पर आपको पढ़ना रहता है। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल आ गया एक्सियल पॉइंट पे μ0/4π Pm/r², और इक्वेटोरियल पोजीशन पर मैग्नेटिक पोटेंशियल आपने निकाला था तो क्या आया था, 0। तो इस पोजीशन पर कहीं भी आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड की बात करिए तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल इज बीपी इस पी पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे, जो कि r डिस्टेंस पर है मैग्नेट के सेंटर से। तो μ0/4π 2Pm/r³, जो भी Pm की वैल्यू है वो 2Pm/r³, ठीक है। और इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकालिएगा, जो Q पॉइंट मैंने लिया है r डिस्टेंस पर, तो BQ इज μ0/4π Pm/r³, μ0/4π Pm/r³। यहाँ पे 2Pm/r³, यहाँ पे Pm/r³, मतलब क्या हुआ, इसका ठीक आधा हो गया ये, ठीक है। तो बीपी हो गया ये वाला, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स BQ का डबल, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने आर्बिट्रेरी पॉइंट की बात की थी, तो मान लीजिए एक्स कोई आर्बिट्रेरी पोजीशन हो गया जिसका कोऑर्डिनेट्स हो गया r, इसको पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये आर्बिट्रेरी पोजीशन पर है, जो यहाँ सेंटर से r डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर ना एक आपको जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे बी नेट, उसको दो कंपोनेंट में तोड़ा गया। एक रेडियल डायरेक्शन में तोड़ा गया जिसको BR बोलते हैं, और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में तोड़ा गया जिसको B θ बोलते हैं। टेंजेंशियल मतलब इस BR पर 90 डिग्री। तो B θ और BR एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं, उसी का रिजल्टेंट है ये बी नेट, ठीक है। तो वो जो बी नेट है वो BR के साथ अगर फाई एंगल बनाए हुए है, तो ये फाई एंगल आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है, देख सकते हैं। तो इसमें जो BR की वैल्यू और B θ की वैल्यू थी वो क्या थी, तो देख लीजिए, μ0/4π BR की वैल्यू थी μ0/4π 2Pm cos θ, 2Pm cos θ/r³, और B θ की वैल्यू क्या थी, तो μ0/4π Pm sin θ/r³, ठीक है। μ0/4π 2Pm cos θ/r³, ये थी BR की वैल्यू, और B θ की वैल्यू, टेंजेंशियल कंपोनेंट की वैल्यू μ0/4π Pm sin θ/r³, ठीक है। और tan फाई की बात करते हैं, तो tan फाई की बात करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, B θ/BR। तो ये B θ/BR करेंगे तो ऊपर में sin θ, नीचे में 2 cos θ बचेगा, सो बन जाता था हाफ tan θ। तो ये सब हमने लेक्चर नंबर 4 में किया था, अच्छे से देखेंगे उसको जाके। बी नेट √BR² प्लस B θ², जब इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं आप, और फिर √अंडर कर रहे हैं, क्या मिलता था, μ0/4π Pm/r³, जो दोनों में कॉमन है उसको बाहर कर लिया, देन √अंडर ये 2 cos θ का होल स्क्वायर, मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ था sin θ का स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा, तो एक sin स्क्वायर थीटा और एक cos स्क्वायर थीटा मिलके हो गया 1, तो वही 1 आ गया, और 3 cos स्क्वायर थीटा बच गया था, तो 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो बी नेट की वैल्यू μ0/4π Pm/r³ √अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। जैसे हमने डील किया था। एक छोटी सी डिस्कशन यहाँ पे ये रह गया कि जैसे देखिए पीएम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये इस तरह से हो गया, आप देख सकते हैं साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है ना ये पीएम। तो ये जो है यहाँ पर ये इससे थीटा एंगल पर है आपका, जो ये पोजीशन एक्स है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पीएम चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको तोड़ सकते हैं। तो एक कंपोनेंट इस तरफ हो गया Pm cos θ,
दूसरा कंपोनेंट पी एम साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो पी एम कॉस थीटा हुआ, इसके तो एक्सियल पोजीशन पर एक तरह से लाई करेगा। अब देखिए इसको जो आप तोड़िएगा यहाँ पे, यही ध्यान देने वाली बात थी कि जैसे कि ये आपका पीएम वेक्टर हो गया, तो पीएम वेक्टर का इधर एक मैग्नेटिक डायपोल कंसीडर कर सकते हैं पीएम कॉस थीटा का। फिर ये पीएम कॉस थीटा से आर दूरी पर आपका रेडियल कंपोनेंट आ जाएगा, तो वो एक्सियल वाला फॉर्मूला चलेगा। एक्सियल में हमने क्या पढ़ा कि अगर पीएम है यहाँ पे तो उसका रिजल्ट एक्सियल पे क्या बनता है, म्यू नॉट बाय 4/2 पीएम बाय आर क्यूब। अभी यहाँ इस तरह से हो गया, तो म्यू नॉट बाय 4/2 पीएम कॉस थीटा है इस तरफ। अब इस तरफ पीएम तो है नहीं, क्या है, इस तरफ है पीएम कॉस थीटा, तो इस पीएम का कंपोनेंट है इस तरफ पीएम कॉस थीटा। तो उसके हिसाब से तो ये 2 अब पीएम कॉस थीटा, बाकी आर क्यू रह जाएगा, तो वो रेडियल का जो एक्सियल है वो रेडियल बन जाएगा, है ना। तो जो रेडियल है वो एक्सियल की तरह रिजल्ट करेगा, तो दोनों एक ही चीज है। और ये वाला जो ऐसे वाला कंपोनेंट आएगा उसके क्या होगा, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमने क्या पढ़ा था, ये वाला पढ़ा था म्यू नॉट बाय 4 पाई, जितना भी पीएम का वैल्यू बाय आर क्यू, तो इधर पीएम का वैल्यू क्या था, पीएम साइन थीटा, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई पीएम साइन थीटा बाय आर क्यू हो जाएगा बी थीटा के लिए वैल्यू। तो वही चाहिए यहाँ पर है पीएम साइन थीटा के एक्सियल पोजीशन पर, सॉरी पीएम कॉस थीटा के एक्सियल पोजीशन पर जो वैल्यू आएगी वो होगा बी आर, और पीएम साइन थीटा के जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर वैल्यू आएगी वो हो जाएगा बी थीटा। तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, इस तरह से ये सब कैलकुलेशन आप समझ में आता है। ठीक है, अब इसी में सिमिलर फैक्ट है मोशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह, जैसे मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा करते थे, उसी तरह से मोशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की भी बात होती है। इसमें भी क्या होता है कि एक मैग्नेटिक डायपोल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखिए इक्वली स्पेस्ड लाइंस बनाई जा रही है ना, जिसका स्ट्रेंथ हमने बी वेक्टर लिया हुआ है। तो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ साउथ पोल हो गया। तो अगर हमने इसको थोड़ा सा थीटा एंगल के साथ इस तरह से दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एम बी का फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इधर लग गया, और माइनस एम बी का मैग्नेटिक फोर्स साउथ पोल पे लग गया, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इससे क्या हुआ, इसमें एक घूमने की टेंडेंसी आ जाएगी, यहाँ पर एक टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। वो क्या करेगा, इसको मीन पोजीशन की ओर लाना चाहेगा, है ना। तो यही सब बात को यहाँ पर लिख दिया गया है, बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में था उसी तरह से यहाँ भी है। तो एक बार इसको जरा अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखिए जरा, when the dipole remains in free state, जब वो फ्री स्टेट में रहता है, it aligns itself in the direction of magnetic field and attains stable equilibrium condition। ठीक है, in which जब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को अटेंड कर लेता है, हम जानते हैं ना किसी भी मैग्नेट को आप फ्रीली अगर सस्पेंड करोगे, तो ये अगर इसका नॉर्थ पोल हुआ और ये अगर साउथ पोल हुआ, तो ये जाकर के नॉर्थ साउथ में इस तरह से जाके रुक जाएगा, है ना, अपने आप को अलाइन कर लेता है। क्यों, तो साउथ से नॉर्थ की ओर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जा रही है, तो ये उधर अपने आप को अलाइन कर लेता है। तो उसी तरह से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर इस तरह से एक्सटर्नली जा रही है, आप यहाँ मैग्नेट रखोगे या मैग्नेटिक कंपास रखोगे, तो अपने आप को इसके डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा इस तरह से। तो वही हो गया मीन पोजिशन स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला। तो इस केस में क्या होता है, इन विच नेट फोर्स एज वेल एज नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल बिकम्स जीरो। तो जब वो अपने आप को अलाइन कर लेता है इस तरह से, तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क जो होगा, नेट फोर्स तो हमेशा जीरो होगा, क्योंकि जितना एम बी उधर होगा उतना ही एम बी इधर पीछे की तरफ होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस केस में जब वो इस तरह से अलाइन है तो नेट टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, है ना, कोई टॉर्क नहीं। लेकिन जब ऐसे होगा तो फिर टॉर्क जनरेट तो होगा। इफ द डायपोल इज रोटेटेड फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, वही अपने मीन पोजिशन से इसको आपने थोड़ा रोटेट कर दिया मीन पोजीशन, देन इट विल एक्सपीरियंस ए रीस्टोरिंग टॉर्क। तो इस पर एक टॉर्क ऐसा लग रहा है जो इसको वापस अपने मीन पोजीशन की ओर लेके चला आएगा। रीस्टोरिंग टॉर्क विच हैज टेंडेंसी टू ब्रिंग द डायपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। इसमें टेंडेंसी हो जाएगी डायपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने के लिए। हैंस फॉर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट द डायपोल परफॉर्म्स एंगुलर एसएचएम। तो वही कहा जाता है कि अगर आपने इसको थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो वो जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो इसको वापस लेकर के आएगा। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इससे जो एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो एंगुलर एसएचएम को कंफर्म करेगी, जो इधर आपको बताया जा रहा है, और उसके बाद ये एक एंगुलर एसएचएम को परफॉर्म करेगा इस तरह से, जिसका टाइम पीरियड अगर आप निकालिएगा तो आएगा 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन पी एम बी, जहाँ आई हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डायपोल। कैसे, तो आइए जरा उसको समझते हैं। रीस्टोरिंग टॉर्क यहाँ पे आप निकालेंगे तो रीस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला बनता है पी एम क्रॉस बी। ठीक है, तो इसको भी आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रिक डायपोल में जिस तरह से था
पी क्रॉस ई, तो इसी तरह यहाँ बनेगा पी एम क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड वाइज देखिएगा तो पी एम क्रॉस बी हो गया पी एम बी साइन थीटा, है ना। और टॉर्क को क्या लिखते हैं, आई इंटू अल्फा लिखते हैं। टॉर्क को क्या लिखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, आई अल्फा। तो ये हो गया पी एम बी, और फिर ये क्या साइन थीटा माइनस थीटा। देखिए क्यों लिखा है, क्योंकि फॉर वेरी स्मॉलर वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू जब बहुत स्मॉल लिया, आपने कहा ना इसको बहुत ही छोटे से एंगल के साथ हमको डिस्प्लेस करना है। तो जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो, 4 डिग्री 5 डिग्री उससे भी छोटी हो, तो साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। लेकिन थीटा यहाँ होना चाहिए रेडियन में, तो 4 डिग्री 5 डिग्री को रेडियन में जरूर बदलिएगा। ओके, तो थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, सो साइन थीटा बिकम्स थीटा। और थीटा का डायरेक्शन देखिए इस तरह से आपने घुमाया, जबकि टॉर्क इसको वापस इस तरफ लाना चाहता है, तो क्या होगा, दोनों में माइनस का साइन आ जाएगा, है ना। थीटा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, तो इसीलिए माइनस थीटा हो जाएगा टॉर्क के रिस्पेक्ट में, कंसिडरिंग साइन बिटवीन थीटा एंड अल्फा। जिधर टॉर्क उधर ही अल्फा। ओके, तो ये चीज हो गई। तो अल्फा बराबर पी एम बी बाय आई, है ना, आई इंटू माइनस थीटा। अब पी एम बी आई ये सब क्या है, कांस्टेंट है इस मैग्नेटिक डायपोल के लिए। तो जो ये आपका अल्फा हुआ, एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा। और जब ऐसा कंडीशन आता है तो हम कहते हैं दिस इज द कंडीशन फॉर एंगुलर एसएचएम। ठीक है, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये मैग्नेटिक डायपोल एंगुलर एसएचएम को करने वाला है। जहां ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, तो ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है यही ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट होता है। कितना है ये, पी एम बी बटा आई। तो ओमेगा क्या बनेगा, रूट अंडर पी एम बी बाय आई, है ना। और अगर टाइम पीरियड पूछ रहा है तो 2 पाई बाई ओमेगा कर सकते हैं, और ये ओमेगा वाला यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन पी एम बी। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको जरूर याद रखिएगा, 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन पी एम बी, जहाँ आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डायपोल, तो वो उसको लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, अब इसमें एक और डिस्कशन रहता है कि जब आप वर्क डन की बात करते हैं कि डायपोल पर जब इस तरह से आपको रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, तो अगर इसको आपको और घुमाना है तो उस रीस्टोरिंग टॉर्क के अगेंस्ट में आपको फिर से वर्क डन करना पड़ेगा। तो उस वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, है ना, और उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाएगी उसकी भी वैल्यू क्या होगी। तो वर्क डन रिक्वायर्ड टू रोटेट द डायपोल फ्रॉम θ1 टू θ2। मान लीजिए पहले से किसी θ1 पे था, आप इसको और रोटेट करके θ2 पे ले गए, तो कितना वर्क डन चाहिए। तो इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज, तो टॉ डी थीटा, है ना। वर्क डन का जो फॉर्मूला बनेगा, अगर फोर्स के कारण लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स लिखते हैं। अभी टॉर्क के कारण एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो टॉ इंटू डी थीटा लिखते हैं। तो टॉ इंटू डी थीटा हो गया θ1 से θ2 इस तरह से। तो यहाँ पर टॉ का वैल्यू हो जाएगा पी एम बी साइन थीटा, टॉ की वैल्यू वही है पी एम बी साइन थीटा देख सकते हैं। और उसके बाद θ1 से θ2 और डी थीटा, तो पी एम बी इज कॉन्स्टेंट, सो बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन बचेगा θ1 से θ2। आप जानते हैं पी एम बी और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा लिख देना है, फिर θ1 से θ2। तो फिर पी एम बी, और फिर क्या करना है, इसको लिमिट में आप रखिएगा, माइनस लगा हुआ है तो पहले इसको रख देना है कॉस θ1, फिर माइनस कॉस θ2 बन जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से लिमिट रखिएगा, आपको दिख जाएगा, दिस बिकम्स पी एम बी cos θ1 माइनस cos θ2। तो इस फॉर्मूला को जरूर याद रखिएगा कि वर्क डन जो आपको रिक्वायर्ड होगा इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम θ1 टू θ2, द आंसर विल बी पी एम बी इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। θ1 से θ2 तक ले जाने के लिए पी एम बी इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 इस तरह से। और जब आप इसको पोटेंशियल एनर्जी से के लिए निकालिएगा कि जैसे कि ये थीटा एंगल पर है तो इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी जमा है, तो आप कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज यू थीटा, तो माइनस पी एम बी कॉस थीटा। ये जब आप इस इक्वेशन को वर्क एनर्जी थ्योरम से कंपेयर करेंगे, बिल्कुल जैसा इलेक्ट्रिक डायपोल में किए थे, तो आपको यहाँ पर भी एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर निकल के आएगी, जिसकी वैल्यू होगी माइनस पी एम बी कॉस थीटा, जिसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में माइनस पी एम डॉट बी भी लिख सकते हैं, माइनस पी एम डॉट बी। तो ये सब आपको इलेक्ट्रिक डायपोल में अच्छे से बताया गया है। इलेक्ट्रिक डायपोल में ये पीई वैल्यू हो जाएगी, ये कैपिटल ई हो जाएगी, बाकी तो कॉस थीटा रहेगा ही। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर कॉस थीटा, तो यहाँ भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉस थीटा। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डायपोल, इस पोजीशन पर उस पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है भाई, तो माइनस पी एम डॉट बी या माइनस पी एम बी कॉस थीटा, जहाँ पी एम क्या हुआ, यही एम इंटू 2L। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो ये सब फार्मूले को आप अच्छे से देख लीजिए,
इस फार्मूले में आपको देखिए इधर तो ये सब मैग्नेटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब की बात आ ही गई। आर्बिट्रेरी पोजीशन वाले के लिए भी सारा कैलकुलेशन बता ही दिया। और फिर टॉर्क के लिए बात कर ली, पी एम क्रॉस बी। और मैग्नीट्यूड में देखिएगा तो पी एम बी साइन थीटा, और ये एंगुलर एस एच एम को परफॉर्म करेगा इस केस में, जिसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन पी एम बी। और जो इसमें वर्क डन होगा इसको घुमाने में θ1 से θ2, तो पी एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये वाला इसका जवाब हो गया। और किसी पोजीशन पर है तो इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी जमा है, तो माइनस पी एम डॉट बी से निकाल सकते हैं, या माइनस पी एम बी कॉस थीटा, है ना, इसे बता सकते हैं। तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पर फार्मूला सब हो गया। तो इसको अच्छे से देख लेना है, इसमें बहुत सारे सवाल रहेंगे आगे, तो फिर इतना नोट कर लीजिए बढ़िया से, आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग नोट करके ये मेंशन करेंगे कि अभी जो पीछे आपने पढ़ा था वो सबका सब कैलकुलेशन था कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में, जब आपने डायपोल को रखा था तो उस पर आधारित था। अभी कभी कभी आपसे पूछेगा कि अगर आपने किसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक डायपोल को रख दिया तो उसके ऊपर फोर्स बताइए कितना लगेगा। तो वैसे तो ये नीट के सिलेबस में डिटेल में नहीं दिया हुआ रहता है, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछे तो आपको ये फार्मूला थोड़ा सा याद रख लेना है। किसी टेस्ट एग्जाम में कहीं पर आपसे कुछ टकरा गया इस तरह का चीज़, ये मैथमेटिक्स वाले डिपार्टमेंट में है, मतलब कि आईटीज़ वगैरह में, वो भी एडवांस के सिलेबस में आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाया करेंगे। तो उसके लिए आप छोटा सा जो है एक फार्मूला याद रखिए, एफ एम इक्वल टू पी एम इंटू डी बी बाई डी आर इंटू कॉस थीटा। समझे? मतलब जब आपको कोई वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो मतलब बी वेरी कर रहा है आर के रिस्पेक्ट में, तो क्या करना है, बी को डिफ्रेंशिएट कर देना है और उसके बाद पी एम से गुना कर देना है और एक कॉस थीटा लगाना है, जहां थीटा क्या हो जाएगा, पी एम और बी के बीच का देख लीजिए एंगल हो जाएगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब पी एम ऑफ द डायपोल एंड मैग्नेटिक फील्ड। गिवन मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो अगर वेरी कर रहा होगा तो वहां पर अगर आपको नेट फोर्स लगाने की जरूरत पड़े तो आप पी एम डी बी बाई डी आर इंटू कॉस थीटा ये काम कर सकते हैं, तो वहां पर आपको नेट फोर्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपका बहुत ज़्यादा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, और आईटी जेई वो सब में भी पूछता ही है। देखिए ध्यान से, क्या है, मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स, मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो अब आप जानते हो कि मैंने मैग्नेटिक डायपोल कहिए या फिर मैग्नेटिक नीडल कहिए, क्योंकि मेजरमेंट जो होगा इंस्ट्रूमेंट में वो कोई मैग्नेटिक नीडल होगी, वही मेजरमेंट करने का काम करता है इन जनरल। और मैग्नेटिक नीडल को मैग्नेटिक डायपोल भी आप कह सकते हैं। तो मैंने मैग्नेटिक डायपोल कहिए या फिर मैग्नेटिक नीडल कहिए, इज केप्ट इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स होने चाहिए, उसमें आपको रखना है मैग्नेटिक नीडल को, मैग्नेटिक कंपास को, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक जिसमें फिक्स है अर्थ के द्वारा, वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ। हम जानते हैं ना कि अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, लेकिन वो थोड़ा सा एंगल बना के रहता है, तो उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जैसे अभी अगर देखा जाए तो इस तरह से वो थोड़ा सा इस तरह से पूरा एकदम हॉरिजॉन्टल रहेगा, यहाँ पे जरूरी नहीं है, सिर्फ जो आपका इक्वेटोरियल रीजन होगा, इक्वेटर होगा अर्थ का, वहां पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल मिल सकता है, बाकी जगह ये थोड़ा एंगल डाउन या थोड़ा एंगल अप, जिसको डिप एंगल बोलते हैं, पढ़ेंगे हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म में। तो यही समझिए कि अर्थ का मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर इस तरह से है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये वाला, है ना, इसको BH बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH। तो वही कह रहा है कि एक कंपोनेंट जो होगा वो हमारा अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, उसकी वजह से निडल इधर उधर हो जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग ने फ्रीली मैग्नेट को लटकाया और मैग्नेट जो है नॉर्थ साउथ में आकर के स्टेबल हो गया, तो ये किस फील्ड की वजह से होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और सच पूछो तो मैग्नेटिक नीडल को अगर हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे घूमने के लिए बनाया हुआ है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो इधर घूमेगा।
ठीक है, इस तरह से। तो वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपका वर्क करेगा ड्यू टू अर्थ। एंड अनदर इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा जो होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ। जो इंस्ट्रूमेंट आपने बनाया है उसके कंस्ट्रक्शन में के द्वारा ही एक मैग्नेटिक फील्ड वहां पर होगा, जिसको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बोल देंगे, विच विल बी बेस्ड अपॉन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट मेजरिंग जैसे डिवाइस होगा तो उस करंट की वजह से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो ये दोनों फील्ड जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, मेन बात है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। देख सकते हो, एक हमने देखिए ये रेड लाइन से दिखाया हुआ है, ये बी एच हो गया, ठीक है, और ये ब्लू लाइन से दिखाया हुआ है जो क्या हो गया, बी एक्सटर्नल। अब ये दोनों क्या करेंगे, तो ड्यू टू दिस टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स द मैग्नेटिक नीडल विल एक्सपीरियंस टू टाइप्स ऑफ टॉर्क्स। दो तरह के वो टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा। ये मैग्नेटिक नीडल हमने रखा है, यहाँ पे दो तरह के टॉर्क लग रहे हैं, देख सकते हैं। एक इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है तो एक क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। कैसे, देखिए नॉर्थ पोल इधर रखा है, साउथ पोल इधर रखा है। अब आपका जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है बी एच, वो नॉर्थ की वजह से देखिए यहाँ पे एम बी एच इधर लग गया और साउथ पर एम बी एच इधर लग गया, जो ओवरऑल इसको इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। रीस्टोरिंग नेचर का हम उसको बोल रहे हैं, मतलब कि ये रेड लाइन के अलोंग इसको लेके जाना चाह रहा है। दूसरा जो एक्सटर्नल वाला होगा वो आपका हो गया उसके परपेंडिकुलर, इस तरह से दिखाया है, वो m इंटू बी एक्सटर्नल इस तरफ से और इस तरफ से लग रहा है, जो इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। ठीक है, तो एक क्लॉकवाइज में घुमाना चाह रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना चाह रहा है। अब कहीं ना कहीं जो है इनकी वैल्यू मैथमेटिकली देखिएगा तो एक की वजह से जो रिस्टोरिंग टॉर्क है और एक की वजह से जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, अगर वो कहीं जाकर के स्टेबल हुआ है, रुका है, तो इसका मतलब उस जगह पे दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। तो यही बेसिक प्रिंसिपल है और इसी को टेंजेंट लॉ भी बोलते हैं। तो आइए देखिए इस बात को फिर से, कि आपने जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की बात की, उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड तो अर्थ के द्वारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड था, और दूसरा वाला जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जो इंस्ट्रूमेंट में करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से था। ठीक है, और दोनों चूंकि परपेंडिकुलर थे तो एक दूसरे के अपोजिट में वो टॉर्क को लगा रहे थे, तो एक को रिस्टोरिंग टॉर्क कह रहे हैं, एक को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कह रहे हैं। अगर एक्सटर्नल से कुछ ना हो तो फिर ये अपने आप को अर्थ के अलोंग आके अलाइन कर देगा, और एक्सटर्नल से अगर लगा तो फिर वो डिफ्लेक्ट होगा अर्थ के अलोंग से, और कहीं जाकर के जितना एक्सटर्नल की वैल्यू होगी उस हिसाब से उतना डिफ्लेक्शन शो करेगा। जैसे यहाँ हमने थीटा डिफ्लेक्शन शो किया हुआ है, वहां जाकर वो अपना कहीं जाके रुक जाएगा। तो जहां भी रुकेगा वहां पर ये रूल जरूर फॉलो होगा कि रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब रीस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू आप देख लीजिए, तो वैल्यू आपका जो था पी एम क्रॉस बी, और पी एम हो गया 2m इंटू एल और फिर बी एच और फिर साइन थीटा, है ना। तो रिस्टोरिंग टॉर्क के हिसाब से आप ऐसे नहीं तो आप इसको कैलकुलेट करिए, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि एम बी एच हो गया ये फोर्स, इस फोर्स पर परपेंडिकुलर डालिए, इस ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर, मतलब ये वाली दूरी, तो एल साइन थीटा। टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस एम बी एच पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, एल साइन थीटा। ओ से यहाँ परपेंडिकुलर डालिएगा तो वो तो इस यही लाइन के बराबर आएगा, थीटा के सामने पड़ रहा है, सो एल साइन थीटा, एम बी एच एल साइन थीटा। और चूंकि दो बार ऐसा होगा, बी एच इधर भी तो है, तो इसके लिए भी परपेंडिकुलर डालिए, यहाँ ओ से आइए और इस एम बी एच पर डालिए, तो ये वाला दूरी आ जाएगा। तो एल साइन थीटा, यहाँ से ये दूरी यहाँ से यहाँ जो होगी वही यहाँ से यहाँ होगी, एक ही साइड दिखा रहा हूँ, तो एल साइन थीटा दो बार आएगा, सो 2 टाइम्स एम बी एच एल साइन थीटा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को देखिए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो इस पी एक्सटर्नल की वजह से है, तो यहाँ पर इस वाले लाइन पर परपेंडिकुलर डालना है, तो ये वाला लाइन चलेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कितना है एल कॉस थीटा, तो एम बी एक्सटर्नल इंटू एल कॉस थीटा। और वैसे ही इधर भी एम बी एच है, तो इस पर भी परपेंडिकुलर डालिए, ये वाली लाइन आ जाएगी, सो एल कॉस थीटा, तो 2 टाइम्स एम बी एक्सटर्नल एल कॉस थीटा। ठीक है, तो ये बातें आ जाती है, इस तरह से आप टॉर्क का कैलकुलेशन कर सकते हैं। नहीं तो पी एम क्रॉस बी उससे भी निकाल सकते हैं, है ना। पीएम का डायरेक्शन हो जाएगा इधर से इधर, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन
तो बी एच के लिए जो होगा वो आपका यही डायरेक्शन है, तो इसके बीच में एंगल यही थीटा है, तो साइन थीटा। लेकिन ये ब्लू लाइन देखिए एक्सटर्नल, इधर वाले के लिए लिखिएगा तो इसके और इसके बीच मतलब पीएम के बीच और वर्टिकल के बीच जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस थीटा। तो फिर साइन 90 माइनस थीटा क्या बन गया, कॉस बन गया। ऐसे भी समझ सकते हैं। खैर, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में मतलब ये फाइनल रीडिंग अगर हो गई हमारी, तो जिसका मतलब है कि वहाँ स्थिर इसलिए है क्योंकि नेट टॉर्क जीरो है, मैंने जितना टॉर्क रीस्टोरिंग है उतना ही टॉर्क डिफ्लेक्टिंग है, तो टी टॉर्क आर बराबर टॉर्क डी कह सकते हो। तो रीस्टोरिंग की वैल्यू यहाँ थी और एक्सटर्नल की डिफ्लेक्टिंग की यहाँ पर थी, दोनों बराबर कर दीजिए, कैंसिलेशन हो जा रहा है। तो बी एक्सटर्नल बराबर क्या बच गया, बी एच, इधर साइन थीटा था इधर ले आकर के साइन बटा कॉस मतलब 10, तो बी एक्सटर्नल बराबर बी एच 10 थीटा हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला आपको मिला बी एक्सटर्नल बराबर बी एच 10 थीटा, दिस इज नोन एज टेंजेंट लॉ। एक तरह से कह भी सकते हैं कि मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट जो इन जनरल मैक्सिमम जो बनाए जाते हैं वो इसी टेंजेंट लॉ पर आधारित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन जनरल लास्ट में आप देख सकते हो, इन जनरल ऑल द मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ टेंजेंट लॉ। तो यही टेंजेंट लॉ के आधार पर मतलब इस फार्मूले को फॉलो करेगा। अब इसी बी एक्सटर्नल में जो होगा वो इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें जो भी करंट मान लो दौड़ रहा होगा, तो उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आवेगा वही फील्ड यहाँ रखना है। तो इसमें ऑलरेडी करंट वगैरह का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो आप जब इसको इक्वेट करेंगे तो ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी। और बी एच हमको पहले से पता होता है और थीटा आपको रीडिंग दे देगा। तो कहने का मतलब इसी पर आपका मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट आधारित होता है। अब वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं उसके बारे में पढ़ना है हमको डिटेल में, तो चलिए आगे देखते हैं। आइए बच्चों, तो अब हम आगे पढ़ते हैं अबाउट गैल्वेनोमीटर्स। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स में बात करना था, मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स में, जिसमें कि सबसे पहला है आपका गैल्वेनोमीटर्स। तो इट इज वेरी सेंसिटिव करंट मेजरिंग डिवाइस which measures the current of very a small order with very higher accuracy। बहुत ही हायर एक्यूरेसी के साथ बहुत ही छोटी छोटी वैल्यूज ऑफ करंट को ये डिवाइस जो होता है वो मेजर कर सकता है। और वेरी सेंसिटिव होता है, मतलब थोड़ा सा भी अगर करंट चेंज होगा तो ये डिफ्लेक्शन करके शो कर देगा कि ये करंट जो है वैल्यू वो चेंज हुआ है, तो इसका मतलब बहुत सेंसिटिव भी होता है। इन जनरल दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर बेस्ड अपॉन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब कि जो हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा है कि करंट की वजह से उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जो टेंजेंट लॉ आपने पढ़ा है तो उस पर आधारित होता है। टेंजेंट लॉ में क्या होता है, दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होंगे और उसके बाद दोनों फील्ड की वजह से मैग्नेटिक नीडल पे टॉर्क लगेगा और कहीं ना कहीं वो बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर जो है स्मॉल मैग्नेटिक नीडल, यहाँ पर यही पॉइंटर का काम करेगा, तो इस तरह से इसको मूविंग आप मैग्नेटिक नीडल इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं, मूविंग मैग्नेट एक तरह से। और ये कैसा इसको बनाया जाता है, तो पहला है आपका टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर में टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इसमें क्या होता है, एक देखिए इस तरह से सर्कुलर क्वाइल को मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा जाता है। मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब कि वो प्लेन जिसके थ्रू अर्थ का मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स गुजर रहा हो। ठीक है, मतलब कि जो भी प्लेन के थ्रू, जैसे इस प्लेन के थ्रू अगर वो गुजर रहा है तो उसी प्लेन में हम रखेंगे। तो वो एक्चुअली होता क्या है कि जो ज्योमेट्रिक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होता है वहां से थोड़ा सा एंगल बना करके एक प्लेन होती है, उसी प्लेन को कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन जो एक वर्टिकल प्लेन होता है, बस अभी इतना समझिए, बाकी अर्थ मैग्नेटिज्म में डिटेल में बात करेंगे। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में इसको रखा जाएगा और उसके बाद जिस इसका असर क्या होता है कि इससे क्या होता है कि सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा क्वाइल की वजह से वो आपका एकदम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका एक हो गया और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है वो बी एच हो गया। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ थोड़ा सा मैग्नेटिक मेरिडियन की तरफ आपका बी एच काम करेगा और ये जो एक्सटर्नल वाला है ये उसके परपेंडिकुलर काम करेगा, जैसा कि टेंजेंट लॉ के लिए जरूरी होता है। तो खैर, तो वहां पर ये दोनों आ गए। अब टेंजेंट लॉ के अनुसार हमें ये बात पता है कि जो भी एक्सटर्नल आएगा इस क्वाइल की वजह से वो यहाँ पे रखना है, और बी एच टेन थीटा, बी एच तो अर्थ का है ही, और कहीं ना कहीं वो डिफ्लेक्शन शो करके आपको एंगल बताएगा, तो वो टेन थीटा आपको यहाँ पे मेजर करके लिख देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बी एक्सटर्नल जो होगा वो इस बात को बताएगा कि इसमें कितना करंट दौड़ रहा है। इसको जो है एक्सटर्नल सर्किट से इधर जिसमें भी आपको करंट मेजर करना है तो आप क्या करेंगे, इसके थ्रू करंट को फ्लो करवाएंगे। तो वो जो भी वैल्यू देगा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि ये बहुत ही छोटा एरिया होगा इसलिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मानेंगे सेंटर पर। तो कॉइल अगर n टर्न्स का हो और रेडियस इसका स्मॉल r हो है
तो फिर जो इस पर सेंटर पर जो फील्ड बनेगी क्या बनेगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई एन आई बाई आर। 2 पाई से इसको काट दीजिए 2 बाई, सो म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर ऐसा कह सकते हैं। दिस इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से करस्पॉन्डिंग करंट आप देखिए वो क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स बी एच आर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट टाइम्स एन, ठीक है, इंटू टेन थीटा। अब ये जो है आपका देखिए बी एच की वैल्यू इज कांस्टेंट, आर जो कि रेडियस ऑफ द क्वाइल लेंगे हम लोग, ये वाला रेडियस, तो ये वाला भी रेडियस आपका कांस्टेंट हो जाएगा, म्यू नॉट इज कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स इज कांस्टेंट। तो ये इंस्ट्रूमेंट के लिए ये पूरी वैल्यू जो होती है गैल्वेनोमीटर के लिए, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के लिए वो कांस्टेंट होती है, उसको के लिखते हैं और के बराबर आप कह सकते हो 2 बी एच आर बाई म्यू नॉट एन। इसको रिडक्शन फैक्टर भी बोला जाता है, रिडक्शन फैक्टर कभी कभी पूछता है। सो दिस के इज प्रोपोर्शनल टू आर अपॉन एन, आप कह सकते हैं ना, आर अपॉन एन। तो जितना ज्यादा रेडियस होगा के की वैल्यू उतनी अधिक आएगी, और जितना ज्यादा टर्न्स होगा, नंबर ऑफ टर्न्स, तो के की वैल्यू उतनी कम आएगी, एंड सो ऑन। तो I इक्वल टू के टाइम्स टेन थीटा कह सकते हैं, दैट इज I इज प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा। अब ये चूंकि टेन थीटा के प्रोपोर्शनल हो जाता है इसलिए इसको कहते हैं हम लोग टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो I की वैल्यू जो होगी, अब जो भी थीटा वगैरह आया है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे रख देंगे थीटा को और उसके मेजर कर लेंगे। के की वैल्यू हमें पता होती है, हर एक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के लिए के की वैल्यू प्राप्त कर ली जाती है पहले से, और उसके बाद थीटा मेजर करके यहाँ रख देते हैं तो करंट की क्या वैल्यू है वो पता चल जाता है, ठीक है। और दो केसेस के लिए अगर आप कंपेयर करते हो तो I1 बाई टू बराबर टेन थीटा वन बाई टेन थीटा टू लिख सकते हैं, सिंपल है। अब यहाँ पर एक चीज पूछता है, एक तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, I बराबर के टेन थीटा एंड के इज टू बी एच आर बाई म्यू नॉट एन, और दो केस के लिए बात करोगे तो I1 बाई टू इज टेन थीटा वन बाई टेन थीटा टू। यहीं पर एक दूसरा टर्म नोट करके वीवीआई करके भी लिखना होता है, अबाउट सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सेंसिटिविटी मतलब कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपको मैक्सिमम सेंसिटिव कहाँ पर होगा, कहाँ पर मैक्सिमम सेंसिटिव होने का मतलब कि थोड़ा सा भी करंट का वैल्यू चेंज हो तो डिफ्लेक्शन हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो वो कहाँ से होगा। तो देखिए उसको डिफाइन करते हैं पहले। तो इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी है, which indicates that the instrument will measure the very smaller amount of current flowing through the instrument। बहुत ही थोड़ा अमाउंट से भी अगर आपका करंट जो है इंस्ट्रूमेंट से होके फ्लो करे तो ये उसको मेजर कर ले, ऐसी प्रॉपर्टी इंस्ट्रूमेंट की क्या कहलाती है, सेंसिटिविटी। मैथमेटिकली अगर देखिएगा तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल ने कितना से डिफ्लेक्ट किया, टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द करंट। आपने कितने से चेंज किया किसको, करंट की वैल्यू को, और उसकी वजह से कितना डिफ्लेक्शन हो गया, मतलब कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट चेंज है ना। तो पर यूनिट करंट चेंज की वजह से कितना डिफ्लेक्शन हुआ उसको हम सेंसिटिविटी कहेंगे। तो जनरली क्या करते हैं, डी आई लिखते हैं कि छोटा सा वैल्यू ऑफ करंट का चेंज कर लिया और उसकी वजह से छोटा सा डिफ्लेक्शन डी थीटा आ गया, तो डी थीटा बाई डी आई क्या बन गया, मेरा सेंसिटिविटी बन गया। और इसका यूनिट देखिएगा तो डी थीटा का डिविजन्स में लिखते हैं हम लोग नॉर्मली, और ये माइक्रो एम्पियर में या मिली एम्पियर में या सिर्फ एम्पियर में भी आप लिख सकते हैं। सो डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर या डिवीजन पर मिली एम्पियर या डिवीजन पर एम्पियर इसका यूनिट पकड़ेंगे। सो ये याद रखिएगा डी थीटा बाई डी आई। अब इसको कैसे निकालना है, देखिए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के लिए हमें पता है आई बराबर के टेन थीटा, तो आई बराबर के टेन थीटा, दोनों साइड आप कर दीजिए डिफरेंशिएशन, तो डी आई हो जाएगा इधर और के इधर क्या टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा और विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा, तो आ गया डी थीटा। सो डी आई बराबर, या फिर आप ऐसे समझिए ना, डी आई बाई डी थीटा लिख रहे हैं, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा हो गया, नीचे का डी थीटा उधर लगा दीजिए तो बन गया डी आई बराबर के सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब डी आई बाई आई निकालेंगे, तो डी आई बाई आई निकालेंगे, आई क्या था, आई था के टेन थीटा, डी आई क्या था, डी आई के सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा था, तो डी आई बाई आई लिख लिया, के सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई आई लिख लिया के टेन थीटा। अब के और के क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, डी थीटा ऊपर अकेले छोड़ दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बना के नीचे ले आइए और टेन थीटा को साइन बटा कॉस लिख दीजिए। अब ये कॉस थीटा और स्क्वायर था तो काट दीजिए, अब क्या बचा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचा। तो अब क्या करिए, ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो टू हो गया, ये टू हो गया, तो टू डी थीटा बाई टू कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला चला आएगा साइन टू थीटा का, साइन टू थीटा बराबर क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो गया साइन टू थीटा का फॉर्मूला। सो टू डी थीटा बाय साइन टू थीटा ऐसे हो जाएगा। तो S बराबर क्या हो जाएगा, अब आपका देखिए S बराबर पता था डी थीटा बाई डी आई, तो
तो ये जो हम लोग निकाले हैं यहाँ पे वो क्या है, डी आई बाई आई बराबर 2d थीटा बाय साइन 2 थीटा। तो यहीं से d थीटा बाय डी आई निकाल रहे हैं, तो ये डी आई को उठा के इधर लेके जाइए, तो डी थीटा बाय डी आई हो जाएगा, बाकी साइन 2 थीटा उठा के इधर लाइए और 2 जो है नीचे लाइए, तो क्या बन गया साइन 2 थीटा बाय 2 आई। आई तो पहले से था, साइन 2 थीटा इधर आ गया, ये 2 नीचे आ गया, और ये डी आई उधर साइन 2 थीटा के जगह चल गया, तो डी थीटा बाई डी आई उधर रह गया, साइन 2 थीटा बाई 2 आई इधर रह गया। सो डी थीटा बाई डी आई को ही हमने डिफाइन किया था सेंसिटिविटी, तो डी थीटा बाई डी आई साइन 2 थीटा बाई 2 आई आ गया, ठीक ना। अब इसी में अब क्यों ये इक्वेशन हम लोग बनाए यहाँ पे, तो इसीलिए क्योंकि अगर एस मैक्स कहीं पर पूछता है कि बताइए सेंसिटिविटी मैक्सिमम कब होगा, तो ये वैल्यू जब मैक्सिमम हो जाए, है ना, ये वैल्यू जब मैक्सिमम हो जाए, तो किसी कांस्टेंट करंट के लिए कब सेंसिटिविटी मैक्सिमम होगा, तो देखिए आई का कांस्टेंट हो गया, तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम कितना होगा 1 होगा, साइन का कोई भी वैल्यू मैक्सिमम पूछे तो 1, तो 1 कहाँ पर होगा साइन पाई बाई 2 पे होगा, तो थीटा क्या निकल के आएगा यहाँ से पाई बाई 4। इसका मतलब हुआ कि रिक्वायर्ड पोजीशन फॉर मैक्सिमम सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा पाई बाई 4। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम सेंसिटिव कहाँ होता है, तो जब डिफ्लेक्शन पाई बाई 4 पर होता है, मतलब कि निडल पहले से पाई बाई 4 पर है, अब अगर वहाँ पे जरा सा भी करंट चेंज होगा तो ये डिफ्लेक्शन तुरंत बताएगा, तो वो पकड़ लेगा उस चेंज इन करंट को, तो वहाँ पर हाईली सेंसिटिव हो जाता है, मोस्ट सेंसिटिव हो जाता है, मैक्सिमम सेंसिटिविटी कहलाती है। तो कौन से एंगल पर, पाई बाई 4 पर। तो पूछता है कई बार कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर कहाँ पर मैक्सिमम सेंसिटिव है, किस एंगल पर, जवाब देना होगा पाई बाई 4 पर, ठीक है। और बाकी कैसे किया सो बता दिया, डी थीटा बाई डी आई साइन 2 थीटा बाई 2 आई आता है, और उस हिसाब से मैक्सिमम सेंसिटिविटी भी दिख जाती है, ठीक है। तो ये हो गया ऑल अबाउट टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। अब इसी तरह से आपका आएगा डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। और है ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर, तो बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे अभी आपको, जिसके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, और अच्छे से मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।